नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। हिंदी के हास्य कवि काका हाथरसी ने अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया, मगर आज काका हाथरसी का शहर हाथरस करहा रहा है। वहां एक दिन पहले एक धार्मिक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से भीषण हादसा हो गया और इस हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। ये सभी लोग लंबी उम्र का वरदान और अपने दुखों से निवारण की चाहत में बाबा के दरबार में पहुंचे थे, मगर हालात तब बेकाबू हो गए जब भक्तों में प्रवचन के बाद भोले बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए होड़ मच गई। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नियमों को ताक परख कर इतनी बड़ी भीड़ आखिर कैसे जुट गई, और ऐसा क्या है कि जो लोग बाबाओं के आश्रम की तरफ खींचे चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर लापरवाही की भेंट कब तक यूं ही जिंदगियां चढ़ती रहेंगी, और इन सब सवालों पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना, रज लेके जाना। बाबा के पैरों की धूल से जिन्हें अपनी जिंदगी के संवरने की आस थी, उनकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। सत्संग के बाद भगदड़ मची और हाथरस की ये जगह देखते ही देखते 121 जिंदगियों के खत्म होने की कहानी में तब्दील हो गई। कल तक इस जगह पर भक्तों की भीड़ थी। चारों ओर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जयकारा गूंज रहा था, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तस्वीर बदल गई। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। भगदड़ में जिनकी जान गई है, उनके घरों में मातम है। जो जख्मी हुए हैं, उनका इलाज जारी है। सरकार ने हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है, मगर इस बीच जो सवाल लोगों के जहन में है, उनका जवाब मिलना बाकी है। पूछा जा रहा है कि जब आयोजकों को पता था कि सत्संग में 80,000 लोग आ सकते हैं, तो उस हिसाब से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सवाल ये भी कि सत्संग से पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए। यही नहीं, भक्तों को किस रास्ते आना जाना है, इसे लेकर भी स्पष्ट मार्किंग क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं था। भीड़ के हिसाब से मेडिकल इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मौके पर वॉलंटियर कम क्यों थे। यही नहीं, सवाल ये भी कि जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा, उस पर कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। कहा जा रहा है कि सत्संग कराने की जिम्मेदारी 17 लोगों की कमेटी पर थी और इन्हें ही सारे इंतजाम करने थे। पूरे मामले में सेवादारों का रवैया भी सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि सेवादारों की तरफ से धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद भक्तों में अफरा तफरी मच गई। यही वजह है कि पहली नजर में बाबा के सेवादारों की निजी सेना को ही हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर
होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि अपने भक्तों को छोड़कर बाबा ऐन मौके पर गायब क्यों हो गए, और जब भक्तों को सही मायनों में उनकी जरूरत थी तो वो वहां वापस लौटकर क्यों नहीं आए। फिलहाल तो हादसे के बाद भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर लोगों की अंधभक्ति कायम है। तो कैसे नौकरी पुलिस में कैसे लगी और फिर उसके बाद ये भोले बाबा कैसे बने, कैसे प्रसिद्ध हुए? ऐसे बने कि शक्ति आ गई बिंड पर, शक्ति आ गई बिंड ने मोज दिखाई शक्ति। क्या क्या शक्ति दिखाया? जब वही अंगुली में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आँखिन से, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। फिर उनका जो जनता है उनका लाभ हुआ, एक दूसरे से लोग जुड़ते जाते हैं, जिनका लाभ होता गया वही आश्रम बनता चला गया। मान के चलो हम ही हैं, हम करोड़पति हैं, अगर हमारा कोई बड़ा काम होता है तो हम करोड़ों रुपए दान कर देंगे। जैसे ही ये जो बोर्ड लगाया आपने देखा होगा, इस बोर्ड पे जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उस पर। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आश्रम बनता चला गया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, विश्वास मैं करता हूँ। देखो हमारे गाँव के हैं वो, मैं विश्वास करता हूँ। अब अगर लाभ नहीं होगा तो पब्लिक आएगी नहीं दौड़ के, अगर हमसे तुम्हारा लाभ नहीं होगा तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। हाथरस हादसे के बाद तमाम कथावाचक सतर्क हो गए हैं। खुद बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से भीड़ से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे। हाथरस हादसे के बाद सैकड़ों परिवारों में मातम पसरा है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो गम में हैं और जो जख्मी हैं वो जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। कुल मिलाकर शाम से शुरू हुआ हाथरस का मातम अभी थमा नहीं है। हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन में है। गुनहगारों को सजा दिलाने की बात हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि जो हादसा थोड़ी बहुत सतर्कता से टाला जा सकता था उसे होने ही क्यों दिया गया। हाथरस से संतोष कुमार शर्मा, मदन गोपाल शर्मा, देवेश पाल, देवेश और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ताजा इस वक्त हालात वहां पर क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि कहां है बाबा सूरजपाल, क्योंकि इस वक्त भक्तों को सबसे ज्यादा बाबा की जरूरत है, लेकिन बाबा कहीं भी नहीं है। तो उस पर भी जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन उससे पहले स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मगुरु हैं आचार्य बद्रीश जी महाराज, कथावाचक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद के जैन फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ है।
अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और मेजर जनरल डी के बंसल एक्स मेंबर हैं डीएमए के, चर्चा हम इनसे भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हुए स्वामी यतेंद्रानंद गिरी जी आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, इस तरह के आयोजन जब होते हैं, क्या तैयारियां रहती हैं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपने भी बहुत सारे इस तरह के आयोजन किए होंगे, किस तरीके से प्लानिंग होती है? और इस हादसे की खास तौर पर अगर मैं बात करूं, कहां पर कमी रह गई? क्योंकि यहां पर 80,000 भक्तों के जुटने का प्रबंध किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर जुट गए थे। सामान्यतः ऐसे जो बड़े आयोजन नवजोत जी होते हैं, तो आवाज मेरी आ रही है? जी नवजोत जी, जी बिल्कुल सुन पा रहे महाराज जी आपको। तो उसकी सूचना और उसका कहीं ना कहीं निर्देश शासन प्रशासन के द्वारा लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। और शासन और प्रशासन की भी यह जिम्मेवारी हो जाती है कि हम उसको एक संख्या का अनुमान देते हैं कि भाई इतने से इतने तक हमारी संख्या हो सकती है, उसके अनुसार फिर उसकी व्यवस्थाएं जो आयोजक है उसको स्वयं भी करनी होती है और प्रशासन को भी, दोनों को मिलकर करनी पड़ती है। अब इसमें ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा है कि कोई षड्यंत्र है, क्योंकि बड़े आयोजनों में कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी लोग भी होते हैं जी। तो सरकार का जो गोपनीय विभाग है उसको भी वहां काम करना चाहिए। और फिर आयोजन क्या हो रहा है, क्योंकि जो आयोजन हो रहा है मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी भी पद्धति से कोई धर्मगुरु नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं यहीं से आपसे जवाब लूंगी आगे, आपको रोक रही हूंगी। इस वक्त मेरे साथ होगी संतोष भी जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी देखिए स्वामी जी की बात आपने सुन ली, उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं है कि ये कौन है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं इस तरह के बाबाओं पर। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वक्त भक्तों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। कल इतना बड़ा आयोजन किया, लोगों को बुलाया गया, लेकिन आज बाबा कहाँ है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, बाबा कहाँ है, यही एक सबसे बड़ा तिलिस्मी सवाल है। हाँ। जो बाबा कल लाखों लोग जिनके कहने पर आए, जिनके बाबा के सत्संग के बाद जब वो जा रहे थे तो 121 लोगों की जान चली गई। वो बाबा 24 घंटे से हादसे के बाद से अंडरग्राउंड है। बाबा ना तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना तो ये कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं मुझे दुख है, मेरे सत्संग में आने की वजह से तुम्हारी जान चली गई या आपको चोटिल हुए। बाबा को ना दुख है ना कोई बात उनकी प्रतिक्रिया। बाबा कहाँ है इस समय कोई नहीं जानता। मैं इस समय पर बाबा के वो मैनपुरी आश्रम में जो घर प्रवास नाम दिया गया है वहां पर मौजूद हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से जमावड़ा है कि कल रात से ही यहाँ पे लोगों का आने का सिलसिला था। ये जो गोल्डन गेट आप जो देख रही हैं, ये गोल्डन गेट इस आश्रम का मेन गेट है और इस गेट के अंदर 10 बीघे में ये पूरी बाउंड्री करने के बाद 10 बीघे में कोठी बनी हुई है। 10 बीघा का क्षेत्रफल है जिसमें ये कोठी बनी है। आप इसमें लैविश लाइफ के सारे संसाधन है, व्हाइट कलर में सारी चीजें रखी गई हैं। तो बाबा की जो लाइफ स्टाइल है वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, वो अभी भी इस हादसे के पीछे उनके एक बड़ा अजीब सा तर्क है। मैंने सभी जो सेवादार थे वो यहाँ पे भी मौजूद थे, उनसे भी बात की। हमने कहा कि आपको अफसोस है? कहने हाँ अफसोस है। उन्होंने कहा बाबा जिम्मेदार है कि इतना बड़ा सत्संग कर दिया और वो लोग, इन लोगों की जान चली गई, वो भी तो आप ही की तरह श्रद्धालु थे। तो उनका चौंकाने वाला जवाब था कि उनकी मौत आ गई थी तो कोई रोक नहीं सकता और हमारे बाबा परम ब्रह्म है। यानी अभी भी भक्ति जो है, अंधभक्ति वो अभी भी शंकर जी को देखा, आपने गणेश जी को देखा, हमने अपने ब्रह्म को देखा। हाँ, संतोष थोड़ा सा, क्योंकि ये आप उनके घर किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम पीछे देख भी रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप सूरजपाल के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे साथ जो इस वक्त संत समाज के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि वो इनको जानते ही नहीं, नाम ही पहली बार सुना है। बिल्कुल, ये सूरजपाल उर्फ बाबा जो है, भोले बाबा, ये जो है अपने इस मैनपुरी, कासगंज, आगरा, शाहजहांपुर, ये यहाँ पर इनके भक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन क्षेत्रों से जहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के 16-17 जिलों से लोग इस स्टम्पेट का शिकार हुए वही आए थे। ये राजस्थान,
पंजाब, हरियाणा, वहां पर भी इनके अनुयायी हैं और ये इनके बारे में कभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बाबा ने अगर कभी 5,000 की अनुमति मांगी तो वहां पर 1 लाख आदमी पहुंचा है। और जैसा कि कल भी जो हाथरस में आयोजन हुआ, वहां पे 80,000 की कैपेसिटी। आप समझिए कि कितनी बड़ी, 80,000 लोग नेता नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। रैलियों में सारे प्रशासनिक अमले को, राजनीतिक लोगों को जुटना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है, तब 80,000 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है। लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया। तो और बाबा के बारे में कि अगर बाबा के बैकग्राउंड, तो बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट में थे, लेकिन करीब 15 से 20 साल पहले वो विभाग से बाहर हुए। विभाग से बाहर की उन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद से वो अपने संत बन गए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कर्मचारी था, उत्तर प्रदेश के पुलिस के कर्मचारी से वो अचानक से संत हो गए। वो जो गांव था जहां पे कासगंज के बाद बहादुरगढ़ जो गांव है, वहां पे उनके परिवार के और लोग भी रहते हैं जी। वहां पर उनका जाना नहीं है। वहां पर भी आश्रम बनाया था, शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन इसके बाद उन्होंने हर शहर में, ये जो मेरे पीछे आप कोठी देख रहे हैं, इसी के तरीके से कोठी शाहजहांपुर में भी बताया गया, कानपुर में भी बताया गया, दिल्ली में भी बताई गई। लेकिन ये कभी चर्चा में नहीं आए या चिन्हित नहीं हो पाए। लेकिन इतना जरूर है कि बाबा ने अपनी ताकत हमेशा बढ़ाए रखी। बाबा की जो समागम था, संत समागम, उसमें कभी भी लाख से आदमी कम आया ही नहीं है। ठीक है, और वो इसी तरीके के मैदान, खुले मैदान में, अब मैनपुरी का इंटीरियर इलाका, वहां पर ही ये आयोजन स्थल रखते हैं। हाँ। जी जी, चलिए संतोष, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आचार्य बद्रीश जी, आपने सुना संतोष मेरे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे हैं कितना लेविश लाइफस्टाइल है इनका। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कभी सूर्यपाल जी के बारे में सुना था पहले? नहीं, इनका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा जो अखबारों में नाम दिया गया है, मैंने पहली बार ही सुना है ये। लेकिन इनके द्वारा जिस प्रकार से जनता को जागृत किया गया या आकर्षित किया गया या प्रभावित किया गया, तो मैं जनता से भी अपेक्षा करूंगा कि ये धार्मिक उन्माद कम होना चाहिए और अपनी सूझबूझ से अपने बच्चों का, अपनी सेहत का, अपने जीवन का ख्याल रखते हुए तभी सत्संग में जाना चाहिए। और जहाँ तक हमारे संतोष शर्मा जी बता रहे थे कि जहाँ भी इनका कार्यक्रम हुआ है 1 लाख से कम भीड़ कहीं नहीं आई है, तो पुलिस प्रशासन को उसी का आकलन करते हुए कुछ व्यवस्था बड़ी बनानी चाहिए थी। जैसे हमारे यहाँ सुनती रहती होंगी कि बांके बिहारी मंदिर में नित्य प्रति भीड़ बढ़ रही है, नित्य प्रति नई नई व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा की जाती हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था समझने में नहीं आती है। तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा ठोस उपाय इन धार्मिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए, फिर जब पता है कि इनके कार्यक्रम में 1 लाख के पार भीड़ आती ही है, तो इनको केवल 3 घंटे का जो एसडीएम ने स्वीकृति दी थी, उस समय को देखते हुए और इनकी भीड़ का आकलन करते हुए और व्यवस्था बहुत बड़ी बनानी। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है योगी जी बहुत पैनी दृष्टि से, यहाँ तक कि मोदी जी बिल्कुल, उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन बंसल साहब, आपके पास आते हुए देखिए, ये चीज बहुत क्लियर है, जिस तरीके से यहाँ पर कथावाचक भी बता रहे हैं कि 80,000 की परमिशन मांगी गई। ऐसा देखा गया 1 लाख से कम कभी भी लोग नहीं जुटे। और यहां पर जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर जुट गए। क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था या फिर तैयारियां उतनी नहीं थी? अगर मैं मोटे तौर पर आपसे समझना चाहूं तो इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस हादसे के लिए जिम्मेवार प्रशासन है और कथावाचक खुद भी हैं। प्रशासन इसलिए है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी, 80,000 लोग आ रहे हैं, उनका इंतजाम है या नहीं। लेकिन जो पता लगा है, जो सेवक थे उन्होंने उनको एश्योर किया था कि अंदर का इंतजाम हम कर लेंगे। अभी ये गैदरिंग है, जब ऐसी गैदरिंग होती है तो एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है वहां के लिए, क्योंकि 2005 के बाद में जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ है उसमें हमने गाइडलाइंस बनाई थी कि जब इस तरह की गैदरिंग है जहाँ कोई हादसा होने की संभावना है, वहाँ पहले से ही एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, हाइजीन, सैनिटेशन, वाटर, शेल्टर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उसका इंतजाम करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में वहाँ से जो लोगों की आवाजाही है, मूवमेंट है, वो सब कुछ होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक दूसरी बात और है, ये एक तरह का मैन मेड डिसास्टर है। तो मैन मेड डिसास्टर का जो
जो मैनेजमेंट है वो कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर मैनेजमेंट होता है। ये कम्युनिटी सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है, उनको एक ट्रेनिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो हाँ डिसास्टर की जो एक तैयारियां हैं जिसमें हम कहते हैं प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, और ये जो फॉलो करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कभी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। उनके पास में कोई प्लान नहीं है, मेडिकल का कोई प्लान नहीं है। मेडिकल में वहाँ पे एम्बुलेंस, डॉक्टर, फर्स्ट एड और जो मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, और उसके बाद में अगर कोई इस तरह की घटना घट जाती है तो ये भी पता होना चाहिए कि पता होना जरूरी है कि ये पेशेंट कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ इवैक्यूएट करना। अब जो वहाँ पे जब कल की न्यूज में आ रहा था, जैसे वहाँ जो डेड बॉडीज थी, लाशें थी, उनको तो एम्बुलेंस में बिठा के ले जा रहे हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो मेडिकल डॉक्टर का ये होता है कि वहाँ पर जो हम कहते हैं ट्रियाज अलॉट करनी पड़ती है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस है उसको रेड, जो कम सीरियस है येलो, और जो थोड़ा बिल्कुल ही सीरियस नहीं है जिसको सिर्फ फर्स्ट एड की आवश्यकता है उनको ग्रीन किया जाता है। डेड हैं उनको तो ले जाने की अस्पताल में कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक मेडिकल ऑफिसर वो वहां पे है, अगर वो मृत घोषित कर देता है किसी व्यक्ति को तो उसको ले जाने से अस्पताल में एम्बुलेंस से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। यहाँ पर ये भी देखा गया सर, वहां पर पहली बात तो किसी तरह का कोई मेडिकल स्टाफ वहां पर नहीं था, पानी सही से वहां पर नहीं था ताकि लोगों, यानी जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए वो नहीं थी। अरविंद के जैन जी हमारे साथ मौजूद। अरविंद जी, जो इस तरह के जब परमिशन दिए जाते हैं या फिर कथावाचक हो या फिर कोई भी आयोजक हो जो अपनी तरफ से परमिशन मांगते हैं और जिनको लगता है कि 80,000 के करीब लोग आएंगे, ये उनकी तरफ से, हालांकि लोग ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह के आयोजनों में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? और खासतौर पर अगर हम हाथरस की घटना की बात करें, यहां पर क्या लगता है कि कमी कहां पर रह गई, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, पहली बार तो एक नेशनल हाईवे बगल से गुजर रहा है, मेन रोड है, उसके इतने करीब आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि जो भी गाड़ियां आएंगी, मुझे बताया गया कि 3 किलोमीटर तक गाड़ियां फैली हुई थी जो कि इस आयोजन में आए लोग बाग। तो 3 किलोमीटर तक अगर गाड़ियां फैली हैं तो हाईवे पे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा और कोई हादसा भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब इतनी संख्या वहां बढ़ रही थी तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, उनको एसपी, डीएम सभी को अलर्ट करना चाहिए था। आवश्यकता अनुसार वहां पर और अधिक फोर्स की मांग की जानी चाहिए थी। वहां पर ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थी कि किधर से लोग एंटर करेंगे और कहां से एग्जिट करेंगे, एग्जिट के रास्ते हैं कि नहीं है। जो वहां पे जो सबसे बड़ी कमी जो पता चली है, वहां पानी भरा हुआ था, दलदल सी थी, उसी में इनके जो भक्तजन हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है बाबा की, ये सुना वहां पे गाड़ी ले आए इनको बाबा को बैठाने के लिए। बाबा जब जाने लगे तो लोगों में होड़ लग गई उनके पैर छूने की। उसी में कुछ महिलाएं गिरी हैं और उनको रौंदते हुए लोग जो हैं गए हैं बाबा के पैर छूने के लिए। भगदड़ इन्हीं के समय में शुरू हो गई थी। भगदड़ इनकी मौजूदगी में वहां पर स्टैम्पीड शुरू हो गया था। इनकी ड्यूटी थी कि ये वहां रुकते, और वहां पर जब इनका इतना कंट्रोल है, इनकी इतनी फॉलोइंग है, इनको रुककर वहां पर सब चीजों को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए था, बजाय ये कि ये बीच में काफिला अपना गाड़ियों का लेकर और वहां से निकलकर चले गए और तब से अब तक इनका कोई आता पता नहीं है। बिल्कुल। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और सही धाराओं में किया है। कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। और आगे के लिए जब भी इस प्रकार के कॉन्ग्रीगेशंस हो, उसके लिए पूरा एक प्लान बनना चाहिए कि किस तरीके से होगा। ये यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सिर्फ भीड़ इन्होंने जुटा ली और सेवादार इकट्ठे कर लिए, और व्यवस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं था। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ना तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट को लेकर कोई किसी तरह का कोई चिन्ह वहां पर नहीं था, रास्ता किधर की ओर जा रहा है स्पष्ट कोई मार्किंग वहां पर नहीं की गई थी, आयोजन बहुत बड़ा था, लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए, यानी ये तमाम सवाल है। मेडिकल इंतजामों तक की अगर हम बात करें वो वहां पर नहीं थे। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है सूर्यपाल पर, बावजूद इसके लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं? नवोत जी, अभी हमारा जो समाज है इसमें एक सामाजिक जागृति की बहुत कमी है। हम ये जो पाखंड के द्वारा कुछ चमत्कार
जादूगर भी चमत्कार दिखा देता है और उसके पीछे जो भीड़ तंत्र चल देता है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति के अभाव के कारण है। तो हमें समाज में एक सामाजिक चेतना ये पैदा करनी पड़ेगी। और धर्म का स्वरूप क्या है? अब ये बाबा, अपने को बाबा लोग कह रहे हैं, लेकिन इसमें बाबा जैसा है क्या? ये तो मुझे एक पाखंडी ठग जैसा लगता है। ना कोई परंपरा है, ना कोई वेशभूषा है, ना कुछ है। पर स्वामी जी, सवाल यही है ना, देखिए, लेकिन फिर भी देखिए कितनी बड़ी तादाद में उनको ये लगा होगा कि 80,000 लोग आएंगे, वहां 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। और ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है स्वामी जी। अब देखिए हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बाबा हैं और ऐसी स्टैम्पेड जैसी कितनी घटनाएं होती हैं। आगे हमने पिछले दौरान भी देखा है कि कितनी ज्यादा घटनाएं इसी वजह से हुई हैं। और इसके बारे में नवजोत जी, कोई ना कोई एक धार्मिक कानून बनना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि केवल ये सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी इस तरह की भीड़ें इकट्ठा होती हैं और घटनाएं होती हैं। चमत्कारों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो कोई ना कोई एक धार्मिक कानून इस देश के अंदर जरूर बनना चाहिए। जो धर्म के प्रामाणिक लोग हैं उनकी सलाह मशवरा से 120 लोग 21 लोग मरे हैं। प्रत्येक की जान की एक कीमत होती है। एक आदमी के मरने से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो ये जो भीड़ तंत्र है और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, तो इसको सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, हाथरस भगदड़ को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। आचार्य बद्रीशी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, अब से भी ये समझना चाहेंगे कि नौकरी छोड़कर जिस तरीके से सूर्यपाल बाबा बने, उससे पहले वो पुलिस की नौकरी में थे, इतने अनुयायी कैसे बन जाते हैं? हमने यहाँ पर लोगों से भी बात की, लोगों का ये कहना है कि उनमें शक्ति आ गई और शक्ति के बाद लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। हालांकि एक और खबर है कि पहले भी उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। बावजूद इसके भरोसा कैसे हो जाता है? मैंने कई चमत्कार करने वालों को देखा है। कोई रुद्राक्ष निकाल देता है, कोई शालिग्राम निकाल देता है, कोई हाथ से पेड़ा निकाल कर देता है, कोई फूल निकाल कर देता है। तो इस तरह के चमत्कार दिखाने वाले जितने भी चमत्कारी हैं, इनको कानूनी दायरे में लेना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। जब तक विज्ञान पर ये खरे न उतरे तब तक इनको पाखंडी मानकर इनके खिलाफ यदि शासन प्रशासन कार्यवाही करे तो बहुत बड़ी छटनी हो सकती है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े पाखंडी, मैंने एक और स्वामी जी ने बात बहुत अच्छी कही सामाजिक चेतना की, तो मैंने इस पर विचार किया कि यदि सामाजिक चेतना हो, एक तो पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन कड़ाई करे, इनकी निगरानी करे, इनकी सच्चाई जाने, और साथ साथ हम जितने भी साधु संत धर्माचारी हैं, हम एक सामाजिक चेतना को जागृत करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से, मान लो ये तो भीड़ थी और कुछ फिसल के मरे, कुछ कुचल के मरे, लेकिन अगर मान लो वहाँ आग लग जाती, कितनी फायर ब्रिगेड वहाँ थी, कितनी वहाँ पर एम्बुलेंस वहाँ पर थी, अस्पतालों में गए वहाँ पर डॉक्टर नहीं, चिकित्सक नहीं, तो कम से कम शासन प्रशासन को इन सब बड़े बड़े आयोजनों को, कार्यक्रमों को अपने दायरे में लेना चाहिए। भले ही उनके सेवादारों ने जिम्मेदारी ली लेकिन सफल तो नहीं हुए। वहां पर शासन प्रशासन के नियम के अनुसार बैरिकेडिंग भीतर लगनी थी, साथ ही साथ स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ानी थी। हमारे RSS की सहायता लेते, अन्य जो धार्मिक संगठन है उनकी सहायता लेते, अनेक सामाजिक संगठन है, नहीं होती तो विद्यालय के विद्यार्थियों को लाकर शिक्षकों को लगाते। लेकिन बगैर ऐसी सावधानी के ये जो इन्होंने किया है, स्वामी जी बता रहे थे कि ये कहीं से भी साधु संत एक इस परंपरा से नहीं लगते हैं, इस पर भी शासन प्रशासन को विचार करना चाहिए। संत जो है वो एक परंपरा से होते हैं, टाई लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, पैंट पहनते हैं, पत्नी को संग में रह करके ऊपर जैसे शादी ब्याहों में दूल्हा दुल्हन की कुर्सी रखी जाती है उस तरह से ये बैठते हैं। ये सब धर्म की खिल्ली उड़ाने वाली बातें हो रही हैं। लोग वाग तो सीधे हैं, जनता तो बिल्कुल भोली भाली होती है। देखो ज्यादातर सब इसमें ग्रामीण परिवेश से लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको गुमराह ना किया जाए। शासन प्रशासन को वैज्ञानिक कसौटी पर जब ये खरे उतरे तब इनको इतनी भीड़ की छूट देना चाहिए, अन्यथा इन पर
इन्होंने जो कुछ किया जघन्य अपराध है, इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनको कटघरे में बंद करना चाहिए। जी, अरविंद के जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, शासन प्रशासन को लेकर सर बात लगातार उठ रही है। जब इस आयोजन की परमिशन दी गई, इस तरह के जब आयोजन होते हैं, क्या उससे पहले कोई मॉक ड्रिल्स होती हैं या नहीं होती? वहां पर कितने वॉलंटियर्स होंगे? वॉलंटियर्स को कितनी ट्रेनिंग दी हुई है, नहीं दी हुई है? एंट्री एग्जिट, जो कि यहां पर तो था ही नहीं, एंट्री कहां से होनी, एग्जिट कहां से होनी, ये नहीं पता था। क्या इन सब चीजों को परखा नहीं गया इस आयोजन में? मॉक ड्रिल वगैरह करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है। हाँ। और ऐसे संसाधन भी नहीं होते हैं पुलिस के पास में कि मॉक ड्रिल वगैरह को ऑर्गेनाइज कराएं। और ना ये ऐसे जो बाबा लोग हैं ना ये सहयोग करते हैं। इनकी इतनी फॉलोइंग होती है, ये इतने मनबढ़ किस्म के हो जाते हैं और इनके जो सेवादार हैं वो मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं आप लोग रहिए, दूर रहिए, हम सब इसको मैनेज करेंगे। देखिए, एक भीड़ का एक बहुत बड़ा असूल होता है, कुंभ मेले हैं चाहे कोई भी है, कोई भी व्हीकल ना वहां पे अंदर आ सकती है ना वहां से जा सकती है। इनकी जब गाड़ी अंदर लाई गई तब भीड़ को खदेड़ा गया, दोनों तरफ धक्का दिया गया। जब गाड़ी निकल के गई, भीड़ के बीच से चीरती हुई, तब उसमें धक्का दिया गया, उसमें भी स्टैम्पीड हुआ। ये बिल्कुल ये जो ट्रैफिक के नियम हैं, जो क्राउड कंट्रोल के नियम हैं, उसके ये बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ये जो एक अंधभक्ति हो रही है, इसके ऊपर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। आपने कहा कि वो लोग सुनते नहीं हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो पुलिस प्रशासन से भी खुद को ऊपर मान रहे हैं। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अगर वो नियमों को ताक पर रख रहे हैं, आप देखिए एक स्टैंडर्ड कॉमन सी बात है कि वहां पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, वहां पर मेडिकल टीम होनी चाहिए, खाने पीने की सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, हवादार जगह होनी चाहिए। लेकिन और जरूरत से ज्यादा जब आप जानते हैं कि इतनी भीड़ ज्यादा आ जाएगी, तो क्या पुलिस प्रशासन को ओवरटेक कर लेते हैं? वो नहीं, ओवरटेक क्या कर लेते हैं, भीड़ तंत्र का एक राज सा हो जाता है। आते जा रहे हैं। अब उसमें पुलिस किसी को लौटा नहीं सकती, पुलिस किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। यही कह सकती है कि भाई व्यवस्था बनाए रखिए, सेवादारों का सहयोग लेने की कोशिश की जाती है। अगर कुछ चंद पुलिस वाले लगाए गए हैं तो एक थाने की फोर्स अगर लगाई गई है, सिकंदरा राव थाने की जैसे, तो उनके बस का नहीं है ये मैनेज करना। इसके लिए तो बाकायदा फोर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्य थानों से फोर्स बुलाना पड़ेगा, पीएससी का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, पूरा सब ड्यूटी का चार्ट बनेगा। जो इन्होंने आवेदन किया सत्संग करने का, उसमें क्या शर्तें थी और क्या शर्तों के साथ एसडीएम ने अनुमति दी, पुलिस ने क्या रिकमेंड किया, उन शर्तों का इन्होंने पालन किया कि नहीं किया, तभी मुकदमा कायम हुआ है सेवादारों के खिलाफ वहां पे जो है। और जो मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर, अन्य सबके खिलाफ जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई सही है, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक एक बहुत आलोचना हमारे उत्तर प्रदेश की, विशेषकर हाथरस की इस घटना को लेकर हुई है। सर, आज भी बंसल साहब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, आज अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, न्यायिक जांच के आदेश देते हैं, क्यों नहीं पहले ही भीड़ को मैनेज कर लिया जाता? इस तरह की जब भीड़ होती है उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या इंतजाम होते हैं? सर आपका ऑडियो म्यूट है बंसल साहब। कैन यू हियर मी नाउ? जी सर, जी। एक शॉर्टकट की नीति अपनाते हैं हम लोग। शॉर्टकट का मतलब कि पहले से कोई इंतजाम नहीं करना। हालांकि जो भी सारा इंतजामात है, चाहे उसको प्रशासन करे या हो, तो उसमें पैसा खर्च होता है। ना तो कोई पैसा खर्च करना चाहता, ना उसकी तरफ कोई तवज्जो देता, ना कोई उसकी जरूरत समझता। हाँ, सब चलता है। ये जो एक एटीट्यूड है वो गड़बड़ का है। और जो पहले भी काफी ऐसे हादसे हो चुके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिवेंशन का बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन में जो वहां पे ये देखना है कि आने जाने का रास्ता ठीक है, नहीं पानी की व्यवस्था ठीक है, शौचालय की व्यवस्था ठीक है, ये सब कुछ पहले से होना बहुत आवश्यक है। और ये जो पहले स्टैम्पीड हुए हैं, कई ऐसे के पूजा स्थल पे हुए हैं, तो उनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए। और अभी एक नीर जर्क रिएक्शन होता है, इमीडिएटली होता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन में सब जांच होएंगी, भूल जाएंगे, कोई ध्यान नहीं देगा इन चीजों पे। अभी इनका जो सिर्फ मकसद है उसमें बाबा का मकसद सिद्ध हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई इतनी इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि जो उसका
फोर्स चाहिए वो या तो बाबा प्रोवाइड करे उसको, और जो उनके इनसाइड सेवक हैं उनको भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो तो सब अनट्रेन्ड है, उसमें जो उनको अपॉइंट करने से पहले एक डिसास्टर मैनेजमेंट का, जब क्राउड मैनेजमेंट का एक उनको ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि कुछ अकल आ रही है या कुछ सीखें हो रही हैं, जैसे बाबा बागेश्वर ने कहा है कि भीड़ ना आए, जहाँ पर जो है वहीं रहे, तो या तो उसका इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि जो बाबा हैं या जो इस तरह के धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो उनके आश्रम में हो। और आजकल टीवी का माध्यम है, सब चीज जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चली जाती है, तो भक्तों को संदेश देना है तो आप टीवी के माध्यम से दे सकते हैं। इस तरह से किसी एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था करना, 80,000 लोगों के लिए परमिशन लेना और फिर जाके 2.5 लाख हो जाते हैं, तो ये एक हादसे का सबब इसीलिए बना हुआ है। जी बिल्कुल। स्वामी जी, स्वामी यतेंद्र गिरी जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। सर ये बताइए, अभी देखिए आप दोनों प्रशासनिक अधिकारियों की बात सुन रहे थे, कहीं ना कहीं इन बाबाओं की तरफ से, या हम कहें कि ऐसे आयोजक जो होते हैं जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं, उनकी तरफ से भी सहयोग नहीं होता। आपने परमिशन ले ली, एक खाना पूर्ति कर दी, आपके पास एक लेटर आ गया, बस दैट्स इट, उसके बाद पुलिस पास नहीं आएगी, इनके वॉलंटियर्स काम करेंगे, वो भी जो प्रशिक्षित नहीं है। और यहां पर शुरुआत जो स्टैम्पेड की हुई है, धक्का मुक्की की, खुद आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इनके अपने जो वॉलंटियर्स थे उनकी तरफ से हुई है। बिल्कुल, ये एक गंभीर प्रश्न भी है और समस्या भी है। मैं तो एक विषय ये जरूर कहूंगा कि जो आचार्य बद्रीश जी भी कह रहे हैं कि हम पर शक्ति आ गई, हम कोई चमत्कार दिखा रहे हैं, तो हमारे देश की जनता तो वास्तव में भोली भाली जनता है। लेकिन मैं इसमें फिर कहूंगा कि एक ऐसा कानून आना चाहिए कि पहले वो प्रमाणित करें, अगर उनके पास शक्ति थी तो ये 120 लोगों की जान क्यों नहीं बची, क्यों ये बेचारे मारे गए, उस शक्ति का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं हुआ। और जो ये भीड़ तंत्र एक है, इसके बारे में पूरे देश को सोचना पड़ेगा। इसमें हम केवल प्रशासन का दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आज उनके अनुयायी 120 मारे गए हैं बेचारे, तो बाबा को सामने आना चाहिए। अगर वो अपराध नहीं है तो उनको आना चाहिए, अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। वो छुप क्यों रहे हैं, बच क्यों रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मृत्यु हुई है, इसका अगर कोई दोषी है तो बाबा स्वयं है। वो आकर स्वीकार करे कि हाँ, मेरे कारण, मेरी गलती के कारण ये हुई है। जो सेवादार है उनका कोई प्रशिक्षण थोड़ी होता है, वो तो श्रद्धावश खड़े हो जाते हैं। उनको क्या पता कि कैसे व्यवस्था तो बाकायदा प्रशिक्षण के बाद ही कोई सीख पाता है। पुलिस प्रशासन को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो इस बात का प्रशिक्षण ले पाते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना हुई है और इसके बारे में आज पूरे देश के अंदर ये विचार होना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। और इस तरह के जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जो भारत की जो जनता है उसको अंधविश्वास में डुबोने वाले लोग हैं, एक बार ऐसे लोगों के खिलाफ आना चाहिए। बद्री जी, आचार्य बद्री जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम, ठीक है, आज शासन प्रशासन को कह रहे हैं कि गलती उनकी तरफ से हुई है, परमिशन हालांकि 80,000 की थी, ज्यादा लोग जुट गए, उनको इस बात का इल्म कैसे नहीं हुआ कि इनके इतने भक्त हो सकते, आ सकते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन में जब शासन प्रशासन से आप परमिशन की चिट्ठी उठा लेते, उसके बाद आपको लगता है कि बस अब हम वॉलंटियर्स के सहारे पूरा आयोजन कर लेंगे, और वहीं पर गड़बड़ियां होती हैं। देखिए, शासन प्रशासन की भी सूझबूझ की कमी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे एसडीएम कह रहे हैं कि 2 लाख की भीड़ आई और उन्होंने 3 घंटे के लिए परमिशन दी थी। उनका अंदाज था कि 60,000 लोग आएंगे, तो एकाएक तो 3 लाख लोग आकर पंडाल में घुसे नहीं होंगे, 2 लाख लोग घुसे नहीं होंगे। उनको आकलन पहले से करते हुए तुरंत फोर्स बुलानी चाहिए थी, पीएसी बुलानी चाहिए थी, और इनकी बातों पर भरोसा न करके अपनी व्यवस्था उनको संभालनी चाहिए थी। और जहाँ तक इन बाबाओं की बात है, नए पता नहीं कितने बाबा के रूप में बाबाओं के नाम को बदनाम कर रहे हैं। बाबा माने होता है एक संत, बाबा नाम होता है एक विरक्त, एक भैजानंदी। ना ये भैजानंदी है, ना संत है, ना विरक्त हैं। कम से कम ऐसे लोगों की छटनी शासन प्रशासन ही कर सकता है, और इनके छांटने का एक ही तरीका है, वैज्ञानिक तरीके से ये चमत्कार दिखाते हैं, इनको बुला करके परखा जाए। स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर ये चमत्कारी थे
तो इतने लोग कैसे मर गए? या फिर वो आकर इनको जीवन दान देकर अपना चमत्कार दिखाएं। इनके इस पाखंड को हमारे योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, बल्कि ऐसे लोग जहां जहां भी हैं, चाहे वो मंदिरों में है, देवालयों में है, या दरगाहों में है, या गिरजाघरों में, जहां भी हैं, ऐसे चमत्कारियों का पता लगाओ, पता लगाकर उनकी छानबीन करो, उनको दंडित करो। अन्यथा इस तरह से हमारी जो भोली भाली जनता है गुमराह होती रहेगी और इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। ठीक है अरविंद जी, ऐसे आयोजन अक्सर होते रहते हैं और विद परमिशन होते हैं, क्या किसी तरह का प्रेशर रहता है पुलिस पर? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी ऐसी फैन फॉलोइंग है या इनके वैसे कोई बड़े पॉलिटिशियंस कोई इनके भक्त हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर था। प्रेशर नहीं होता है, पर यह है कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई धार्मिक आयोजन हो, उसको रोकने के लिए एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, उसके पीछे कोई एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि इलेक्शंस चल रहे हैं या फोर्स की व्यवस्था है या कोई है। ये तो एसडीएम और थाने को एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए था कि भाई ये पता रहता कि इनके इतने लोग आते हैं तो उनको वो एक कंडीशंस, बड़ी कड़ी कंडीशंस इसमें ले डाउन करनी चाहिए थी। और जैसा अभी महाराज लोग कह रहे हैं कि पहले से इतनी भीड़ जब जुट रही थी तो इसमें पैनिक बटन फौरन प्रेस करना चाहिए था कि भाई यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं बिगड़ सकती हैं, यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि इनको परमिशन दीजिए। परमिशन डिनाई करने का भी मुझे कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। या तो एग्जामिन करती जाके टीम वहां पर मौके पर और कहती कि हाईवे बगल में है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के कोई यहाँ पे लॉट्स नहीं है, कहाँ पे आके गाड़ियां खड़ी होंगी, कहाँ पे आके लोग विश्राम करेंगे, कहाँ पर टॉयलेट्स होंगे, कहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। ये सब जो है ये एक्चुअली या तो एक आभास होता तो लोग देखते, इसको सीनियर लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होती तो संभव था। अन्यथा ऐसे में परमिशन डिनाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सर इसका मतलब तो इस एंड में अगर देखा जाए तो इसका मतलब तो शासन प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो वहां पर किसी तरह की मेडिकल सुविधाएं थी, ना वहां पर एग्जिट एंट्री का कोई पॉइंट बनाया गया था, ना ही वहां पर मार्किंग की गई थी, और ना ही वहां पर पार्किंग की कोई सुविधा थी, बुनियादी सुविधाएं शौचालय तक वहां पर नहीं थे। इसका मतलब उसकी मॉनिटरिंग हुई ही नहीं, आपने परमिशन दे दी और उसके बाद भूल गए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। मुझे बताया गया कि करीब 40 पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। 2.5 लाख 3 लाख की भीड़ में 40 पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वो तो उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे और कोई उनका कुछ सुनेगा भी नहीं जब तक कि कोई बहुत सीनियर ऑफिसर खुद मौके पे प्रेजेंट ना हो और वो इनसे बाबा से बात करे, इनके मुख्य सेवादारों से बात करके उसको डिसिप्लिन को एनफोर्स कराए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर हुई है। मैं समझता हूँ उसमें बहुत सी जो उनकी रिकमेंडेशंस आए उनको फ्यूचर में हमें फॉलो करना चाहिए, पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश में घटित हो गई। एक आखिरी सवाल बंसल साहब आपसे है, थोड़ा डिटेल में अगर आप हमें बता पाएं, इस तरह के स्टैम्पेड ना हो उनको रोकने के लिए पहले से किस किस लेवल पर और क्या क्या इंतजामात होने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है कि जहां पर सबसे पहले तो बात आती है कि एक डिसास्टर मैनेजमेंट की ही ये एक तरह का डिसास्टर है, और डिसास्टर मैनेजमेंट और उसके प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। और प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन ये कम्युनिटी बेसिस पर भी होता है। और जो बाबा हैं, जो बाबा अपने आश्रम चलाते हैं, उनके यहाँ पर ही सबसे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। और जो इंटरनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल मैनेजमेंट को उनको खुद देखना बड़ा आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो कोई ये इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे, वो जिम्मेवारी प्रशासन की है। प्रशासन को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंतजाम होने चाहिए वो है या नहीं। अगर 80,000 लोगों की परमिशन ली है तो उनको अंदाजा होना चाहिए, या कोई बैरिकेड लगाना होगा कि उससे ज्यादा लोग एंटर हो रहे हैं तो उनको जो रोकना पड़ेगा। अब ये बाबा जो हैं, इस तरह के बाबा, वो अपनी प्रचार के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए उनको किसी की कोई चिंता नहीं है, ना तो उनको जनता की चिंता है, ना वो किसी कायदे कानून को मानते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ जो इस रिपोर्ट में भी मैं देख रहा था, IAS IPS ऑफिसर भी उनके भक्त थे। और जब इस तरह के भक्त हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कानून हमारे हाथ में है और हो सकता है सूक्ष्म रूप से किसी तरह का वो एक फैसिलिटेशन करा भी देते हो। तो ये सारा बड़ा अव्यवस्थित है, इसमें कानून का कोई
नहीं है। कायदा कानून जो है बाबा के यहाँ से चलना चाहिए और जिन बाबाओं को पहले भी देखा गया है और अब जब किसी बाबा मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि 5 FIR है, कोई बाबा धार्मिक उसके ऊपर कोई FIR ऐसे ही नहीं कराएगा। जी, वक्त की कमी है बंसल साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है और यही बात संत समाज के जो दोनों लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पहले इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इन पर भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं इस पूरे मामले पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।